नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर पेपर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूं। ये सेशन टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। साथियों, पहला क्वेश्चन लेने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और देखें कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें और ये भी बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही रहे। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। बुद्धिमत्ता खाली स्थान और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो बुद्धिमत्ता है वो किन दोनों चीज़ों का उत्पाद है। पहला ऑप्शन है संस्कृति, समुदाय, तीसरा आनुवंशिकता और चौथा समाज। तो जो बुद्धि और बुद्धिमत्ता है वो पर्यावरण एनवायरनमेंट और आनुवंशिकता हेरिडिटी का उत्पाद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही होगा, आनुवंशिकता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है। बाल केंद्रित अधिगम में बच्चे को एक पौधे की तरह देखा जाता है, जहां टीचर एक माली की तरह उसे फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट करता मतलब सुविधादाता होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में टीचर क्या होता है, तो वो सुविधादाता होता है जो बच्चे को पौधे की तरह, जैसे पौधे को पानी खाद ये सब देते हैं, इसी तरह से बच्चे को भी सुविधा प्रदान करता है, उसको मार्गदर्शित करता है कि कहाँ कैसे काम करना है, क्या काम करना है। तो चलिए अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। तो ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्र को अधिक सक्रिय बनाना, ये तो बिल्कुल सही है। छात्रों को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, हाँ ये भी सही है, क्योंकि थोड़ा मार्गदर्शन भी ज़रूरी है उनके लिए। शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना, ये बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है, ये टीचर सेंट्रेड एजुकेशन है जो गलत है। तो यही आंसर हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ये थर्ड आंसर सही होगा। पारस्परिक विचार विमर्श पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि ट्यूटोरियल और अन्य चर्चा समूहों का उपयोग करना, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा थर्ड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है। तो यहाँ पर करके सीखने की बात की गई है। तो करके सीखने में क्या होता है कि बच्चा खुद ज्ञान को अर्जित करता है। तो वो किस टाइप से अर्जित करता है, शिक्षक केंद्रित होकर? बिल्कुल नहीं। प्रासंगिक और व्यवहारिक, हाँ यही आंसर सही होगा। निष्क्रिय ये नहीं होगा। और रटना करके कभी करके सीखने वाला नहीं होता। तो यहाँ पर आंसर होगा सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफ़ी हटके होते हैं उन्हें इस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन पहला स्वपरायण बच्चे, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, दूसरा ऑप्शन असामान्य बच्चे, तीसरा ऑप्शन बुद्धिमान बच्चे और चौथा ऑप्शन असाधारण बच्चे। तो इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकती है, इन दो ऑप्शन में असामान्य बच्चे और असाधारण बच्चे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा असाधारण बच्चे, एक्सेप्शनल चाइल्ड। अब ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर असामान्य बच्चे नहीं होता है। तो असाधारण बच्चे कौन से होते हैं? इसमें दोनों प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। एक जो एवरेज IQ से ऊपर वाले होते हैं, जो और वे बच्चे आते हैं जो सामान्य बच्चों से नीचे होते हैं। तो ये दोनों चाइल्ड इसमें आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। व्यक्तियों खाली स्थान उत्पन्न विभिन्नताओं को लिंग जेंडर संदर्भित करता है। जेंडर की संदर्भित कौन करता है? तो ये सामाजिक रूप से माना जाता है, जेंडर को सामाजिक कारक माना जाता है। ये जैविक नहीं होता, ये सामाजिक कारक होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा फोर्थ, यहाँ ये समाज ने बनाया है जेंडर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार की स्मृति में एक साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित होता है? पहला ऑप्शन है प्रक्रियात्मक स्मृति,
दूसरा ऑप्शन है प्रतिभा संबंधित स्मृति आइकॉनिक मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है प्रासंगिक स्मृति एपिसोडिक मेमोरी और चौथा ऑप्शन है घोषणात्मक स्मृति। तो साइकिल चलाने में क्या हो रहा है, पैडल लगा चला रहे हैं, हैंडल पकड़े हुए हैं, सामने देख रहे हैं, तो ये सब सिखाया जाता है कि हैंडल सही से पकड़ो, पैडल चलाओ, सामने देखो। तो ये एक प्रक्रियात्मक मेमोरी है, प्रक्रिया में सेव हो जाती है अपनी मेमोरी कि हमें हैंडल सही से पकड़ना है, पैडल घुमाने हैं, सामने देखना है। तो ये एक प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर होगा प्रक्रियात्मक स्मृति। स्मृति के चैप्टर में ये सब स्मृतियों के बारे में मैं पूरा अच्छे से डिस्कस करूँगा। आप थ्योरी के वीडियो भी आप देखते चलिए साथ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चा किस तरह का विद्यार्थी है जो विषय से संबंधित भौतिक गतिविधि करते हुए सबसे अच्छा सीखता है? तो यहाँ पर उस विद्यार्थी के बारे में पूछा गया है जो फिजिकल एक्टिविटी, भौतिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटी से अच्छा सीखता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा गति संवेदीय लर्नर। तो यहाँ पर यह आंसर होगा जिसमें वो कुछ कर्म करके, गति करके सीखता है। तो इस टाइप के लर्नर को गति संवेदीय लर्नर कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांत कारक हैं, कौन हैं? पहला ऑप्शन फ्रेडरिक फॉरवेल, दूसरा ऑप्शन जॉन डुई, तीसरा ऑप्शन जीन पियाजे, चौथा ऑप्शन ग्राहम गिब्स। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, जॉन डुई। वर्तमान कम्युनिकेशन में यही प्रगतिशील शिक्षा अपनाई जा रही है। ये बोलती है कि बच्चा करके सीखता है। दूसरा है कि ये कोलैबोरेटेड लर्निंग, ग्रुप लर्निंग पर फोकस करती है। ये टेक्स्ट बुक को कम महत्व देती है और ये रटने वाली प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहती है। शक्तिशाली शिक्षा के मुख्य बिंदु हैं और इसके सिद्धांत कारक कौन हैं? जॉन डुई। तो ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओसीडी, ओसीडी है क्या? तो ओसीडी है, बताइए, आप बताइए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही होगा। तो इस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में किसी काम को बार बार करने की आदत पड़ जाती है। जैसे कई बार महिलाओं को ये आदत हो जाती है कि वो से ही उठी तुरंत सफाई करने लगी, झाड़ू उठा के वो तुरंत काम शुरू कर देती हैं। तो उनको एक टाइप का कंपल्सिव डिसऑर्डर आ जाता है कि अगर वो गंदा होगा उनका घर तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगी, वो तुरंत कपड़ा उठा के झाड़ू लगाना शुरू कर देंगी, पोंछा लगाएंगी। तो यही होता है कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा ये पदानुक्रम, आवश्यकताओं का पदानुक्रम बताया गया था? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा मैस्लो, मैस्लो की हायरार्की। तो मैस्लो की हायरार्की में उन्होंने 5 स्टेप बताए थे। ये देखिए, ये है मैस्लो की हायरार्की, जिसमें पहली स्टेज है शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकताएं, तीसरी है प्यार और अपनेपन की आवश्यकताएं, चौथी की है सम्मान की आवश्यकताएं और पांचवी है आत्मबोध की आवश्यकताएं। आंसर होगा मैस्लो। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। खालिस्तान की घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत है। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है स्थिरांक प्लेटो, तीसरा ऑप्शन है प्रगति और चौथा ऑप्शन है वक्र कर्व, वक्र या कर्व। तो यहाँ पर जो लर्निंग का ग्राफ दिया था वो दिया था हरमन एवेंगॉस्ट ने। तो उन्होंने क्या दिया था कि यहाँ पर उन्होंने एक्स पर माना था टाइम को, एक्स अक्ष पर टाइम माना था, यहाँ पर लर्निंग। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है आपकी लर्निंग बढ़ती जाती है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर आपकी लर्निंग स्टेबल हो जाती है, तो उसे ही बोलते हैं पठार या स्थिरांक, जहाँ पर आपकी स्थिति स्थिर हो जाती है। यहाँ पर स्थिर पूछा है तो यही बोलता है प्लेटू, और इसे ही स्थिरांक बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ ऑप्शन होगा सेकंड। क्योंकि ये क्यों स्थिर हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर कठिनाई बढ़ जाती है, कई बार मोटिवेट नहीं रहते, कई बार कुछ बीमारी या रोग के कारण से प्रदर्शन नहीं कर पाते, या फिर मैक्सिमम उन्हें सीख लिया होता है। तो इस कारण ये प्लेटो आता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वायत्त बनाम शर्म और संदेह के इरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक है। तो यहाँ पर जो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था उसके उन्होंने 8 चरण दिए थे। 8 चरणों में ये स्वायत्त बनाम शर्म और संदेह का जो चरण था वो 1.5 से 3 वर्ष के बच्चों में होता है। इस एज के बच्चे क्या करते हैं कि उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से होगी तो उनमें अपने आप में स्वायत्त की भावना आएगी, वो खुद कर पाएंगे। अगर उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से नहीं होगी तो शर्म और संदेह की भावना उनमें पैदा होगी। तो इसमें प्रमुख घटक किसका होगा? तो ऑब्वियसली इसमें माता पिता का प्रमुख घटक होगा, क्योंकि वही उन सबको ये सिखाएंगे टॉयलेट ट्रेनिंग करना। तो यहाँ पर आंसर 3 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो उसके माता पिता समझाते हैं कि यह गलत था और उसे बताते हैं कि 1 सप्ताह के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा। यह किस प्रकार का पालन पोषण होता है? तो यहाँ पर मैं बता दूं कि पालन पोषण 4 प्रकार का होता है और यहाँ पर कई बार ये पालन पोषण से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आधिकारिक पालन पोषण है, क्योंकि आधिकारिक में क्या होता है कि बच्चे के प्रति उत्तरदायी उनका होता है, कुछ नियम बनाए रहते हैं और उनको फॉलो करना चाहिए बच्चों को, है ना। और अगर उन्हें फॉलो नहीं किया गया तो उन्हें दंड मिलेगा। और अच्छे से रखते हैं बच्चों को, उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि वो आगे अच्छे से बढ़ें। तो ये होते हैं आधिकारिक पालन पोषण। अब इसी तरह से सत्तावादी पालन पोषण में क्या, इसमें जो नियम होते हैं वो और कठोर होते हैं और उनके माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे बिना ये सोच के कि वो गलत है या सही है वो उनका रूल फॉलो करते जाएं, और वो उनसे ज़्यादा उदार नहीं रहते, वो कठोर होते हैं बहुत ज़्यादा। अगला है उन्मूदक। इस टाइप के पालन पोषण में ज़्यादा कोई रूल नियम वगैरह इन टाइप कुछ नहीं होते, लोग खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। माँ बाप अपने बेटे के साथ बड़ा खुश रहते हैं, उनके साथ बच्चे बन के ही खेलते रहते हैं, मस्त इंजॉय करते हैं। तो इस टाइप के होते अनुमोदक। और इसी तरह से असंगत, ये वाले में पालन पोषण में कि वो बच्चे से ज़्यादा दूर ही रहते हैं ना, उनका कुछ गलत किया तो कुछ नहीं बोलते, अच्छा किया तो कुछ नहीं बोलते, कांस्टेंट रहते हैं, ज़्यादा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप के होते हैं असंगत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वालीनता से पीड़ित बच्चे होते हैं। स्वालीनता का पूरा नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। कभी कभार ASD लिखकर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए। तो इस टाइप से पीड़ित डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा सामाजिक नहीं होते, वो लोगों के सामने बोल भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा दूसरों के साथ आँख से संपर्क करने में असमर्थ। वो उनसे संपर्क ही नहीं कर पाएंगे, वो सामाजिक बिल्कुल बन ही नहीं पाते हैं। तो इस टाइप का ये डिसऑर्डर होता है और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक विद्यालय के प्रदर्शन में एक बच्चे की लगातार असफलताओं का पता निम्न रूपों में लगा सकता है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। उच्च प्रबंधन के लिए चिंता को बढ़ाने की आवश्यकता, बिल्कुल नहीं। अब उच्च प्रबंधन को क्यों चिंता बढ़ाएं, बिल्कुल गलत है। अनुशासनात्मक समस्या, आप उसको खुद दूर कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह आंसर नहीं होगा। अधिगम आसक्त या विशेष शिक्षा, तो यहाँ पर यह आंसर सही होगा, क्योंकि बच्चे का लगातार प्रदर्शन खराब हो रहा है तो वो उसमें कोई डिसेबिलिटी होगी, उसे विशेष शिक्षा की ज़रूरत है। विद्यालय बदलने की आवश्यकता, ये तो नॉनसेंस है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो यहाँ पर आंसर होगा 3rd। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? तो वो बोलता है शिक्षक की प्रश्न और प्रस्तुतियों को साथ आओ, आप क्वेश्चन पूछो और प्रेजेंटेशन दो। तो इस टाइप का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत अनुसरण कर रहा है? अधिगम का हस्तांतरण। दूसरा पुनर्निर्माण में मदद। तीसरा है सक्रिय सहभागिता। चौथा है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम।
तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर होगा थर्ड, क्योंकि वो सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा दे रहा है, वो सबको एक्टिव बनना चाहता है, सब लोग एक एक करके प्रेजेंटेशन दें, तो वो सबको अच्छे से सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए प्रेरित कर रहा है शिक्षक। तो आंसर होगा थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आनुवंशिकता की भूमिका किस व्यक्ति के जीवन में खालिस्तान के समय शुरू होती है? तो आनुवंशिकता कब शुरू हो जाती है व्यक्ति के जीवन में? तो विद्यालय जाने के बाद, परिपक्वता आने के बाद, गर्भधारण में, या जन्म? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, गर्भधारण से ही आनुवंशिकता की भूमिका शुरू हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जॉन डुई के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? जॉन डुई कौन थे? जॉन डुई प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर, जिन्होंने बोला था बच्चा करके सीखता है। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, बच्चा एक सक्रिय अधिगम करता है जो निष्क्रिय प्रेक्षक नहीं है। बिल्कुल सही ये बात बोली इन्होंने। मनुष्य हैंड ऑन दृष्टिकोण से अधिगम करता है, ये भी सही है। अधिगम प्रासंगिक और व्यवहारिक होना चाहिए, ना कि केवल निष्क्रिय और सैद्धांतिक, ये भी सही है। विचार यह है कि व्यक्ति जिस सामग्री को अधिक दोहराता है उसका जल्दी से याद कर सकेगा। बिल्कुल, ये रोट को तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, वो रटने की प्रवृत्ति के बिल्कुल खिलाफ है। तो यहाँ पर ये आंसर गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय विकार बाइपोलर डिसऑर्डर को इस नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है असामाजिक व्यक्तित्व सिंड्रोम, दूसरा है मसीहा रोग, तीसरा है गहरा अवसाद, चौथा ऑप्शन है मनुचूशन सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 3। तो यहाँ पर गहरा अवसाद, डिप्रेशन होता है। इसमें क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर में कि कभी व्यक्ति बहुत डिप्रेस हो जाता है, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, और कभी उन्माद उठता है, बहुत खुश हो जाता है, अचानक से बहुत खुश हो गया, अचानक से डिप्रेस था, अचानक से खुश हो गया। तो इस तरह के दो विकार उत्पन्न हो जाते हैं एक ही व्यक्ति में। तो इस टाइप के डिसऑर्डर को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन आते रहे हैं, इसको भी देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी स्मृति की एक प्रक्रिया नहीं है? अवधारणा, रिटेंशन, पुनर्नियोजन, रिकॉल या लर्निंग? लर्निंग है बिल्कुल सही, यहाँ पर प्रक्रिया की है। स्मरण बिल्कुल है, अवधारणा रिटेंशन करना भी है। तो यहाँ पर जो गलत है वो रीप्लानिंग नहीं होती है। आप जब किसी चीज़ को स्मरण करते हैं तो पहले आप उसका अधिगम करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, फिर उसका स्मरण करते हैं, फिर रिटेंशन करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा पुनर्नियोजन या प्लानिंग करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किसने कहा था कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? ऑप्शन है नोम चॉम्स्की, दूसरा ऑप्शन वाइगोस्की, तीसरा जीन पियाजे, चौथा ब्रूनर। तो यहाँ पर लैड की बात किसने की थी ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो लैड की बात की थी वो नोम चॉम्स्की ने की थी। उन्होंने कहा था कि बच्चा एक लैंग्वेज डिवाइस लेके पैदा होता है, एक्विजिशन डिवाइस, जिसके द्वारा वह भाषा को सीख लेता है आसपास के लोगों के साथ रह के धीरे धीरे। और उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की थी कि सारी लैंग्वेज की ग्रामर एक सी होती है, यूनिवर्सली एक सी ग्रामर रहती। तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात की थी, यूनिवर्सल ग्रामर और लैड की, चॉम्स्की ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुणों दूसरों पर थोपते हैं? पहला है प्रेक्षण, दूसरा है दमन, तीसरा है युक्तिकरण, चौथा है अस्वीकरण। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो प्रेक्षण, जो प्रेक्षण आंसर सही होगा इस क्वेश्चन में। तो प्रेक्षण होता क्या है, जैसे कभी कभार आपकी क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा होगा कि मैम पढ़ा रही हैं, वो सबसे बातें करता है। अगर मैम उसको डांटेंगी तो वो बोलेगा मैम नहीं, मैं नहीं करता, वो लड़का वो दिख रहा है ना सामने, वो बैठा है वो करता है, मैं नहीं करता। मतलब खुद करते हैं
लेकिन दूसरों पर थोप देते हैं, दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देता है व्यक्ति, तो यही होता है प्रेक्षण। अब दमन क्या होता है? दमन में कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो उसको दबा दिया, तो वो दमन हो गया। अब युक्तिकरण, जैसे अब कभी कभार कोई व्यक्ति एग्जाम में फेल हो गया, अरे वो पेपर टफ आ गया था, अरे वो मैंने पढ़ाई नहीं की थी, तो वो रीजन ढूंढता है, तो ये होता है युक्तिकरण। इससे का एक और उदाहरण था, जैसे अंगूर नहीं मिले तो बोलता है अंगूर बहुत खट्टे होते हैं, तो ये युक्तिकरण है। अस्वीकारीकरण, वो हार गया लेकिन फिर भी अस्वीकार नहीं कर रहा, तो ये अस्वीकारीकरण है। तो ये है अहम रक्षा युक्तियां। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे समस्या समाधान करता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। चौथा, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो यहाँ पर ये पहला जो दिख रहा है, एक वो निष्क्रिय प्राप्त करता है, लेकिन वो निष्क्रिय प्राप्त करता तो नहीं है, तो ये तो गलत है। बच्चे समस्या समाधान करता है, ये तो सही है। वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी पियाजे ने बोला था। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। हार्वर्ड गार्डनर हैं, उन्होंने 8 तरह की बुद्धि की बात की है ना। वो अलग अलग टाइप की बुद्धि की बात करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग की बुद्धि काम आती है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तीसरा ऑप्शन, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। चौथा ऑप्शन है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बुद्धि विकसित हो। तो यहाँ पर जो है वो बुद्धि केवल बुद्धि लब्धि है, ये तो पहला तो गलत है और ये तीसरा गलत है। तो यहाँ पर दो बाकी जो बचे ऑप्शन हैं, तो इसमें 8 प्रकार की बुद्धि की बात की गई है और एक ही बच्चे को 8 तरीके से पढ़ाना, ये कौन सी बात हुई कि मतलब 8 तरीके से आप पढ़ा रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। हर टाइप के बच्चे हैं, इसमें कोई सी बुद्धि कम होगी, चलो सपोज एक बच्चे में कोई सी बुद्धि कम है, आप 8 तरीके से पढ़ा रहे हैं तो वो इसमें अच्छे से नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी हैं, तो थोड़ी थोड़ी अलग अलग विधि का उपयोग करो जिससे कि सबको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, प्रतियोगिता बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। बिल्कुल गलत। कोई भी सहायता ना देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। गलत। उस पर एक भाषण देकर। बिल्कुल गलत। यहाँ पर ये आंसर सही है। कार्य छोटे छोटे हिस्सों में के बांटने के बाद निर्देश लिखकर, ये आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड बिनेट ने नहीं, उन्होंने बुद्धि का पहला टेस्ट लिया था। स्पीयरमैन, यहाँ पर ये आंसर सही है और ये दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर स्पीयरमैन ने जनरल इंटेलिजेंसी और स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी की बात की है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? पहला ऑप्शन है प्रभाव का नियम, दूसरा सादृश्यता का नियम, तीसरा तत्परता का नियम और चौथा साहचर्य का नियम। तो यहाँ पर प्रस्तावना, पहले थोड़ी सी प्रस्तावना देते हैं बच्चों को कि किस बारे में पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उनके पूर्व ज्ञान को रिकॉल कराते हैं जिससे वो तत्पर हो जाएं, वो एक्टिव हो जाएं, और तत्पर होंगे तो वो अच्छे से सीख पाएं। ये सिद्धांत किसका था? ये सिद्धांत था थॉर्नडाइक का, तत्परता का नियम। तो यहाँ पर यही ऑप्शन होगा। अगर बच्चा तत्पर होगा, रेडी होगा, लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं इंग्लिश में से, रेडी होगा तो वो अच्छे से सीख पाएगा। और रेडी कब होगा? जब से पूर्व ज्ञान होगा तो वो उससे कनेक्ट कर पाएगा, तब अच्छे से सीख पाएगा। तो यहाँ पर थर्ड आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से आप क्या समझते हैं? अब आप यहाँ पर ये प्रकृति देख रहे हैं ना, आप इससे कंफ्यूज मत होना। ये प्रकृति मतलब नेचर की बात कर रहा है, व्यक्ति के अनुवांशिक वंशानुक्रम नेचर की बात कर रहा है, ना कि वातावरण या पर्यावरण की। पोषण मतलब होता है वातावरण। तो यहाँ पर ऑप्शन ले लेते हैं, जैविक विशिष्टताओं या वंशानुक्रम सूचनाएं। तीसरा, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। चौथा ऑप्शन, भौतिक सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। और चौथा ऑप्शन, हमारे आसपास के वातावरण। तो यहाँ पर आंसर फर्स्ट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। क्या है? भाषा पढ़ने में कठिनाई। तो ऑप्शन देख लेते हैं। लेखन अक्षमता, बिल्कुल नहीं, भाषा पढ़ने में है। गणितीय अक्षमता, डिसकैलकुलिया, ये भी गलत है। गतीय समन्वय अक्षमता, डिस्प्रेसिया। पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर ये आंसर होगा डिसलेक्सिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी फिल इन द ब्लैंक में विभिन्नता के कारण होता है। पहला ऑप्शन अभिक्षमता, दूसरा ऑप्शन अधिगमन शैली, तीसरा ऑप्शन परावर्तक स्तर, चौथा ऑप्शन मूल्यों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा उनकी अधिगम शैलियाँ हैं ये, कि एक को अकेले पढ़ना पसंद है और दूसरे को वातावरण में बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के मज़ा आता है। ये बच्चों की अधिगम शैली है, लर्निंग स्टाइल्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही रहे आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, प्रतिक्रिया एवं सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आप सबका इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।